Good morning, India. Good morning, Nalit family. Welcome back everyone on my YouTube channel Mr. India Crash Course. आशा करता हूँ आप सब बड़े होंगे और लॉकडाउन को एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं M3R4 प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी लैंग्वेज जनवरी 2019 पेपर के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव सेक्शन की क्वेश्चन नंबर 1.1। 1.1 में लिखा हुआ है निम्न अभिव्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से मूल्यांकन का सही क्रम कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन फॉर द बिलो एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर हमें कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दी गई जिसको हम इवेल्युएट करें। यहाँ पर सिर्फ ऑपरेटर्स दिए गए हैं जिनको हम इवेल्युएट नहीं कर सकते। हम इनका क्रम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ऑपरेटर पहले आएगा या कौन सा ऑपरेटर बाद में आएगा। इस क्वेश्चन में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दी गई है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू किसी एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करके बता दे रहा हूँ कैसे आप किसी एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेंगे जिससे आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर मैंने कुछ वेरिएबल्स बनाए हैं इंट a b c x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 6। इसके बाद मैंने लिखा a इक्वल प्लस प्लस x, मतलब x की जो भी वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होके किस में चली जाएगी, a में। तो x इक्वल 3 हो जाएगा और a इक्वल 3 हो जाएगा। b इक्वल बाई लिखा हुआ, बाई के अंदर 6 रखा है, 6 किस में चला जाएगा, b में चला जाएगा। इसके बाद एक्सप्रेशन 1 में दिया गया है c इक्वल a इंटू एक्स प्लस बाई डिवाइड बाई x माइनस b मॉड 6। किसी भी एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने से पहले आपको इन रूल्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए आपको ऑपरेटर्स की कैटेगरी देखना है। स्टेप 1 में ऑपरेटर किस कैटेगरी का है, यूनरी है, अर्थमेटिक है, लॉजिकल ऑपरेटर है या रिलेशनल ऑपरेटर है। स्टेप 2 में आपको चेक करना है किस ऑपरेटर का प्रेसिडेंट सबसे ज्यादा है, मतलब किस ऑपरेटर को सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा। इसके बाद स्टेप 3 में आपको चेक करना है ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी, मतलब एक्सप्रेशन के अंदर ऑपरेटर को लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है या राइट टू लेफ्ट सॉल्व करना है। इस दिए गए टेबल की हेल्प से आप ऑपरेटर की प्रायोरिटी और उसकी एसोसिएटिविटी जान सकते हैं। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में ब्रैकेट्स लगे हुए हैं तो हम सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है सी लैंग्वेज में बॉड मास जैसा कोई रूल नहीं होता है। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है हम एक्सप्रेशन में सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। इस टेबल में ऑपरेटर प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं। सबसे पहले यूनरी ऑपरेटर सॉल्व होगा, फिर अर्थमेटिक ऑपरेटर सॉल्व होगा, फिर उसके बाद आपके जो शिफ्ट ऑपरेटर हैं, रिलेशनल ऑपरेटर हैं, विड वाइज ऑपरेटर हैं, 1 बाय 1 ये सारे सॉल्व होंगे। अगर हम ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी की बात करें, मींस ऑपरेटर लेफ्ट टू राइट सॉल्व होगा या राइट टू लेफ्ट। तो यूनरी ऑपरेटर 2 टाइप्स का होता है, प्री और पोस्ट। पोस्ट यूनरी ऑपरेटर ऑलवेज लेफ्ट टू राइट सॉल्व होता है और प्री यूनरी ऑपरेटर राइट टू लेफ्ट सॉल्व होता है, जबकि अर्थमेटिक ऑपरेटर लेफ्ट टू राइट सॉल्व होते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर आपके लेफ्ट टू राइट सॉल्व होते हैं और रिलेशनल ऑपरेटर लेफ्ट टू राइट सॉल्व होते हैं। ऐसे ही आपको इन सभी ऑपरेटर्स के बारे में उनका प्रेसिडेंट और एसोसिएटिविटी पता होना चाहिए। अब हम एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है a इक्वल प्लस प्लस एक्स। एक्स में प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है, एक्स की वैल्यू है 2 से इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 3 और बाद में किस में असाइन हो जाएगी, a के अंदर असाइन हो जाएगी। इसके बाद v इक्वल बाई लिखा हुआ, तो बाई के अंदर रखा हुआ है 6 किस में चला जाएगा, b में चला जाएगा, तो b इक्वल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो एक्सप्रेशन में सभी अर्थमेटिक ऑपरेटर लगे हुए हैं जिनकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है, मतलब ये लेफ्ट टू राइट सॉल्व होते हैं। बट आपको ध्यान रखना है एस्टेरिक, डिवाइड और मोड इनकी प्रायोरिटी प्लस और माइनस से ज्यादा होती है, इसलिए एस्टेरिक, मोड या डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड से इन तीनों में से जो भी पहले आएगा सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर प्लस या माइनस इन दोनों में से जो भी पहले आएगा उसको सॉल्व करेंगे। आपको ये भी याद रखना है जब कोई ऑपरेटर सॉल्व होगा तो उस ऑपरेटर की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस करेगी। तो सबसे पहले सॉल्व होगा a इंटू एक्स। a के अंदर 3 रखा हुआ है और x के अंदर कितना रखा हुआ है, 3, क्योंकि x की वैल्यू प्लस प्लस इंक्रीमेंट होगी कितनी हो गई थी, 2 से 3 हो गई थी। तो 3 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। तो a इंटू एक्स को रिप्लेस करेगा 9। इसके बाद प्लस ऑपरेटर आया हुआ है, लेकिन प्लस ऑपरेटर की प्रायोरिटी डिवाइड ऑपरेटर से कम है, इसलिए हम इसको बाद में सॉल्व करेंगे। अब बाई डिवाइड बाई एक्स, तो बाई के अंदर रखा हुआ है 6, एक्स के अंदर है 3, तो 6 डिवाइड बाई 3, तो जब 6 डिवाइड होगा 3 से तो आ जाएगा 2। अब हमारे पास 3 ऑपरेटर्स बचे हुए हैं, प्लस, माइनस, मोड। इन तीनों ऑपरेटर में मोड की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, तो सबसे पहले हम मॉड ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे। मॉड ऑपरेटर का काम रिमाइंडर कैलकुलेट करना होता है, तो यहाँ पर b के अंदर रखा हुआ है 6,
6 mod 6, तो 6 में से 6 जाएगा तो रिमाइंडर में क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसके बाद 9 + 2 - 0 टोटल हो जाएगा 11, तो सी के अंदर क्या आने वाला है, 11 आने वाला है। आई होप आपको ये एक्सप्रेशन समझ में आया होगा कि हम ऑपरेटर्स को उनके क्रम में कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करें, मैं इसको ऑपरेटर की वीडियोस में कवर करने वाला हूँ। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप ए, सी, डी इन तीनों ऑप्शन में से किसी को भी टिक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ए ऑप्शन को टिक किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1.2, सी में परिवर्ती नामों के लिए निम्न में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वेरिएबल्स नेम इन सी? ऑप्शन ए, दे कैन कंटेन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स एज वेल एज स्पेशल कैरेक्टर्स। वेरिएबल नेमिंग में हम कभी भी स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज नहीं करते हैं, तो ये फॉल्स हो गया है। इट इज नॉट अ एरर टू डिक्लेयर अ वेरिएबल टू बी वन ऑफ द कीवर्ड लाइक गो टू, स्टैटिक। जब भी हम वेरिएबल नेमिंग करते हैं तो हम कभी भी कीवर्ड्स का यूज नहीं करते हैं, इस वजह से ये भी फॉल्स हो गया। ऑप्शन सी, वेरिएबल नेम्स कैन नॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट, तो ये बिल्कुल सही बात है। हम किसी भी वेरिएबल्स के नाम को कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं करते हैं। वेरिएबल का नाम या तो अल्फाबेट से शुरू होगा या फिर अंडरस्कोर से शुरू होगा। यहाँ पर मैंने कुछ नेमिंग वेरिएबल्स के रूल्स दिखाए हैं, तो उनको प्लीज पढ़िए और अच्छे से समझिए। क्वेश्चन नंबर 1.3, इस सी कोड का आउटपुट क्या होगा? हैज इंक्लूड stdio.h, इंट मैन, कर्ली ब्रेसेस ओपन, इंट x = y = 0, इंट z = by, लॉजिकल ऑपरेटर ब्रैकेट के अंदर y बिटवाइज और ऑपरेटर 10 ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, प्रिंट एफ इनवर्टेड कॉमा के अंदर मॉडुलस d/n, और उसके बाद हमने प्रिंट किया z को, रिटर्न 0। इसका आउटपुट बताना है क्या आने वाला है। अगर आप सेकेंड स्टेटमेंट के अंदर देखेंगे, इंट z = by, लॉजिकल एंड ऑपरेटर ब्रैकेट्स के अंदर y बिटवाइज और ऑपरेटर = 10। यहाँ पर हम सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर को। सबसे पहले हम बिटवाइज और ऑपरेटर की हेल्प से y बिटवाइज 10 की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। 0 की बाइनरी वैल्यू 4 × 0 होगी, जबकि 10 की वैल्यू 1010 होगी। अब हम 0 और 10 की बिटवाइज वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। 0 0 हो जाएगा, 0 1 1 हो जाएगा, 0 0 0 रहेगा और 0 1 1 हो जाएगा। अब अगेन जब हम 1010 को वापस डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 10, जो कि y के अंदर असाइन हो जाएगा। y की वैल्यू ऑलरेडी 0 है और 0 को हमेशा एज अ फॉल्स ट्रीट किया जाता है, तो इस वजह से इसकी एक साइड की कंडीशन फॉल्स हो गई, जिसकी वजह से z के अंदर जाएगा 0, और जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो z की जगह पे प्रिंट हो जाएगा 0, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 1.4, वाइल लूप में त्रुटि यदि कोई हो ज्ञात करें। पॉइंट आउट द एरर इफ एनी इन द वाइल लूप। अगर आप इस कोड को ध्यान से देखेंगे तो वाइल लूप के अंदर कोई भी कंडीशन नहीं दी गई है। वाइल लूप के अंदर कंडीशन लगाना मस्ट होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए होगा। द कंडीशन इन वाइल लूप इज मस्ट नेसेसरी। वाइल लूप के अंदर कंडीशन होनी चाहिए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 1.5, एरेज को इनिशियलाइज करने का सही तरीका क्या है? अगर आप इन ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो एरे को इनिशियलाइज करने के लिए हम ऑलवेज स्क्वायर ब्रेसेस का यूज करते हैं, जबकि ऑप्शन बी और सी में कर्ली ब्रेसेस का यूज हुआ है और ऑप्शन डी में ब्रेसेस का यूज हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इंट नम स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर 6। क्वेश्चन नंबर 1.6, सी में यदि आप एक एरे को एक फंक्शन के एक आर्गुमेंट के रूप में पास करें तो वास्तव में क्या पारित होता है? इन सी, इफ यू पास एन एरे एज एन आर्गुमेंट टू अ फंक्शन, व्हाट एक्चुअली गेट्स पास्ड। जब भी हम किसी फंक्शन के अंदर एक एरे को एज ए आर्गुमेंट पास करते हैं तो ऑलवेज उस एरे का बेस एड्रेस पास होता है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 1.7, यहाँ पर हमें एक कोड दिया गया है जिसका हमें आउटपुट बताना है। तो आप देखिए इस कोड में क्या हो रहा है। हम प्रोग्राम को मैन से समझना स्टार्ट करते हैं। इंट y = 20 लिखा हुआ है, इसके बाद एक फंक्शन कॉल किया गया है फन नाम का, जिसके अंदर पास किया गया है एड्रेस ऑफ y। फंक्शन कॉल करने के दो तरीके होते हैं, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। इस प्रोग्राम में कॉल बाय रेफरेंस का यूज किया गया है, जिसमें अगर हम वेरिएबल को पास करते हैं तो उस वेरिएबल का एड्रेस पास हो जाता है, और जब भी इसमें चेंजेस होते हैं या कोई वैल्यू रखी जाती है तो वो ओरिजिनल वेरिएबल में भी चेंज हो जाती है। अब आप इसको ऐसे समझिए, y के अंदर रखा था 20,
हमने फन फंक्शन कॉल किया और कॉल करने के दौरान हमने बाई को पास किया, तो बाई का एड्रेस पास हो गया फन फंक्शन के अंदर। अब आप ऊपर प्रोग्राम में देखिए, लिखा हुआ है void fun ब्रैकेट्स के अंदर इंट पॉइंटर ptr। पॉइंटर ptr हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमने फन फंक्शन के अंदर बाई का एड्रेस पास किया है और एड्रेस को होल्ड करने के लिए ऑलवेज पॉइंटर वेरिएबल का यूज़ किया जाता है। तो अब y की वैल्यू 20 पास होकर चली जाएगी पॉइंटर ptr में। अब उसके बाद अंदर पॉइंटर ptr इक्वल टू 30, पॉइंटर ptr के अंदर असाइन हो गया है 30। अब आपको ध्यान रखना है क्योंकि हमने एड्रेस ऑफ बाई पास किया था फन फंक्शन के अंदर, तो जो भी चेंजेस होगा वो इस बाई में भी चेंजेस होगा। और पॉइंटर ptr किसको पॉइंट कर रहा है? पॉइंटर ptr बाई को पॉइंट कर रहा है। फंक्शन के अंदर बाई का एड्रेस पास करने की वजह से बाई के अंदर भी चेंजेस हो जाएगा और यहाँ पर भी वैल्यू आ जाएगी 30, और जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा 30। इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 1.8, यदि दो स्ट्रिंग समान हैं तब strcmp फंक्शन रिटर्न करता है। इफ the two strings are identical then strcmp function returns। आपको ध्यान रखना है, अगर strcmp फंक्शन दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है और दोनों स्ट्रिंग इक्वल होती हैं तो वो 0 रिटर्न कर देता है, अदरवाइज या तो वो 1 रिटर्न करेगा या फिर -1 रिटर्न करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 1.9, सी में एक एरे के अधिकतम कितने डायमेंशन हो सकते हैं? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायमेंशंस आर इन सी मे हैव। एरे के डायमेंशन सेट करने की कोई भी लिमिटेड सीमा नहीं है, आप कितने भी एरे के डायमेंशन बना सकते हैं। सैद्धांतिक रूप में कोई सीमा नहीं है, केवल व्यवहारिक सीमाएं हैं मेमोरी और कंपाइलर के अकॉर्डिंग। थ्योरेटिकली नो लिमिट्स, the only practical limits are memory and compiler। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 1.10, क्या निम्नलिखित स्टेटमेंट घोषणा या परिभाषा एक्सटर्न इंट आई इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिक्लेरेशन और डेफिनेशन? एक्सटर्न इंट आई, ऑप्शन ए डिक्लेरेशन है, ऑप्शन बी डेफिनेशन है, ऑप्शन सी फंक्शन है, ऑप्शन डी एरर है। तो जब भी आप ऐसे एक्सटर्न इंट आई लिखते हैं तो ये एक डिक्लेरेशन होता है। आप इंटीजर टाइप का एक आई वेरिएबल बनाया है, लेकिन इसमें एक्सटर्न स्टोरेज क्लास लगी है जो कि एक वेरिएबल को ग्लोबल डिक्लेयर करती है, इसलिए ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2.1, अभिव्यक्तियां पॉइंटर ptr प्लस प्लस और प्लस प्लस पॉइंटर ptr समान है। द एक्सप्रेशन पॉइंटर ptr प्लस प्लस एंड प्लस प्लस पॉइंटर ptr सेम। इसका आंसर फॉल्स है। पॉइंटर ptr प्लस प्लस एक पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, जबकि प्लस प्लस पॉइंटर ptr एक प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इसलिए ये दोनों अलग अलग हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये कुछ एग्जाम्पल हैं, आप वीडियो को पॉज करिए और केयरफुली इन एग्जाम्पल्स को समझिए। इसका आंसर फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 2.2, सी strcmp फंक्शन की स्ट्रिंग तुलना करने का अवसर देता है। सी प्रोवाइड्स द strcmp फंक्शन टू कंपेयर स्ट्रिंग। तो जी हाँ, ये क्वेश्चन आपका ट्रू है। strcmp फंक्शन दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, इसका आंसर ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 2.3, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर परिभाषित नहीं किया जा सकता है। अ फंक्शन कैन नॉट बी डिफाइंड इनसाइड अनदर फंक्शन। तो ये बात बिल्कुल सही है, हम एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। हम एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, लेकिन हम उसे डिफाइन नहीं करते हैं। आपको जो भी फंक्शन बनाना है वो आप अलग अलग डिफाइन करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2.4, गोटू का प्रयोग मुख्य फंक्शन से दूसरे फंक्शन में जाने के लिए किया जा सकता है। गोटू कैन बी यूज्ड टू जंप फ्रॉम मैन फंक्शन टू अदर फंक्शन। ये क्वेश्चन फॉल्स है। हम गोटू का यूज़ मैन फंक्शन से अदर फंक्शन में नहीं कर सकते हैं। हम गोटू का यूज़ सिर्फ उस फंक्शन में कर सकते हैं जिस फंक्शन में हमने गोटू का लेबल बनाया हो, या फिर हम कह सकते हैं गोटू का यूज़ विद इन फंक्शन ही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.5, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर पास करने का तंत्र कॉल बाय वैल्यू है।
द डिफॉल्ट पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म इज कॉल बाई वैल्यू। हम फंक्शन में दो तरह से कॉलिंग करते हैं, कॉल बाई वैल्यू और कॉल बाई रेफरेंस। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिक कॉल बाई वैल्यू को सपोर्ट करता है। इसलिए डिफ़ॉल्ट पैरामीटर पास करने का तंत्र कॉल बाई वैल्यू है, जो कि बिल्कुल सही है। द डिफ़ॉल्ट पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म इज कॉल बाई वैल्यू इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2.6, 10 पूर्णांक की सूची के लिए अभिव्यक्तियाँ ARR और एड्रेस ऑफ ARR समान है। द एक्सप्रेशन ARR and address of ARR same for an array of 10 integer। ये क्वेश्चन आपका फॉल्स है। ARR आपके एरे के फर्स्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, जबकि एड्रेस ऑफ ARR आपके होल एरे को रिप्रेजेंट करता है। मींस ARR आपके एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस रिटर्न करेगा, जबकि एम्परसेंट एरे आपके होल एरे के एड्रेस को रिटर्न करेगा। क्वेश्चन नंबर 2.7, मेमोरी का आवंटन कीवर्ड क्रिएट का प्रयोग करके किया जा सकता है। मेमोरी एलोकेशन कैन बी डन बाय यूजिंग कीवर्ड क्रिएट। सी लैंग्वेज में मेमोरी एलोकेशन हम दो फंक्शन की हेल्प से करते हैं, मैलॉक एंड कैलॉक। यहाँ पर क्रिएट नाम का कोई भी कीवर्ड नहीं होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 2.8, अभिव्यक्तियाँ इंट फन ब्रैकेट के अंदर इंट ARR स्क्वायर ब्रैकेट और इंट फन ब्रैकेट के अंदर इंट ARR स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 समान है। द एक्सप्रेशन इंट फन ब्रैकेट के अंदर इंट ARR स्क्वायर ब्रैकेट एंड इंट फन ब्रैकेट के अंदर इंट ARR स्क्वायर ब्रैकेट 2 आर सेम। ये क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहली बात, क्वेश्चन 2.8 में जो ये दो एक्सप्रेशन दी गई हैं, ये दोनों फंक्शन प्रोटोटाइप हैं या फंक्शन डिक्लेरेशन है। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ये फंक्शन डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि इन एक्सप्रेशंस के बाद सेमीकोलन का यूज हुआ है, जो कि फंक्शन डिक्लेरेशन के ड्यूरेशन होता है। अब आप इसको ऐसे समझिए, अगर मैंने कोई फन नाम का फंक्शन डिफाइन किया हुआ है और उसके अंदर एक इंटीजर टाइप का एरे पास किया हुआ है, तो ये एक्सप्रेशन उस डिफाइन किए गए एरे की डिक्लेरेशन होगी, जिसमें ये बताया गया है कि जो फंक्शन डिफाइन किया गया है वो एक इंटीजर टाइप के एरे को एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पर डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में आप एरे के अंदर सबस्क्रिप्ट नंबर रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं, इसलिए ये दोनों एक्सप्रेशन सेम होंगी, जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 2.9, एक फंक्शन के अंदर दो रिटर्न विवरण हो सकते हैं। देयर कैन बी 2 रिटर्न स्टेटमेंट इनसाइड अ फंक्शन। जी हाँ, एक फंक्शन के अंदर दो या दो से अधिक रिटर्न स्टेटमेंट हो सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है फंक्शन के अंदर कोई एक ही रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है क्या एक फंक्शन के अंदर दो रिटर्न स्टेटमेंट एक साथ एग्जीक्यूट हो सकती हैं, तो ये फॉल्स होगा। एक फंक्शन के अंदर दो रिटर्न स्टेटमेंट एक साथ एग्जीक्यूट नहीं हो सकती हैं, और आपको ध्यान रखना है रिटर्न स्टेटमेंट वापस वहीं वैल्यू को रिटर्न करता है जहां से उसको कॉल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2.10, एक लूप से बाहर आने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट का प्रयोग हो सकता है। ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज टू एग्जिट अ लूप। ये क्वेश्चन आपका सही है, हम किसी भी लूप से बाहर आने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इसका आंसर ट्रू होगा। अब हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मैच द वर्ड्स। 3.1, फॉर लूप इज। फॉर लूप क्या होता है? फॉर लूप एक एंट्री कंट्रोल लूप होता है, इसलिए 3.1 का आंसर होगा ई। फॉर लूप इज एन एंट्री कंट्रोल लूप। क्वेश्चन नंबर 3.2, फ्लोट। फ्लोट क्या है? फ्लोट इज अ कीवर्ड। अगर आप नीचे ऑप्शन में देखेंगे जाके तो आपको एक H नंबर का ऑप्शन मिलेगा। फ्लोट क्या होता है? फ्लोट एक कीवर्ड होता है, इसका मैचिंग आंसर है H। क्वेश्चन नंबर 3.3, रेफरेंस। रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस एक वेरिएबल का दूसरा नाम होता है, जैसे हम पॉइंटर वेरिएबल का रेफरेंस किसी दूसरे वेरिएबल के लिए यूज करते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3.3 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3.4, हैज डिफाइन डायरेक्टिव। हैज डिफाइन से हम क्या डिफाइन करते हैं? मैक्रो को डिफाइन किया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा जी, डिफाइन अ मैक्रो। 3.4 का जी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3.5, एनम इज। एनम क्या है? एनम एक सेकेंडरी
डेटा टाइप है, जिसको हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप भी बोलते हैं। इसका ऑप्शन है के, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। क्वेश्चन नंबर 3.6 फंक्शन। फंक्शन क्या करता है? फंक्शन कैन नॉट रिटर्न एरे। फंक्शन एरे को रिटर्न नहीं कर सकता। हम फंक्शन के थ्रू एरे को पास तो कर सकते हैं, बट जब भी हम उसे रिटर्न करते हैं तो उसे पॉइंटर की हेल्प से ही रिटर्न करते हैं। 3.6 का आंसर है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3.7 लॉजिकल और ऑपरेटर। तो लॉजिकल और ऑपरेटर का सिंबल क्या होता है? ऑप्शन एम। क्वेश्चन 3.8 एस्टेरिक हैज या फिर मल्टीप्लाई हैज। मल्टीप्लाई हैज मोर देन प्रायोरिटी प्लस ऑपरेटर। तो जो ऑप्शन आपका 3.8 है, इसका आंसर है बी। मल्टीप्लाई ऑपरेटर की प्रायोरिटी प्लस ऑपरेटर से ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 3.9 रियल। रियल क्या है? फ्लोट डेटा टाइप को ही रियल बोलते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है रियल डेटा का करेक्ट फॉर्मेट नहीं होता है, इसलिए 3.9 का ऑप्शन होगा डी, रियल इज नॉट अ करेक्ट वेरिएबल टाइप। क्वेश्चन नंबर 3.10 कमेंट इन सी। सी लैंग्वेज में हम दो तरह से कमेंट लगाते हैं। एक सिंगल लाइन कमेंट होती है जिसको डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करके लगाया जाता है, और सेकंड मल्टी लाइन कमेंट्स जिसे हम फॉरवर्ड स्लैश एस्टेरिक उसके बाद जो कैरेक्टर्स लिखने होते हैं उनको लिखते हैं, फिर एस्टेरिक और फॉरवर्ड स्लैश से हम क्लोज कर देते हैं, इसलिए 3.10 का ऑप्शन होगा एल। अब हम डिस्कशन करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4.1 एन एरे एलिमेंट आर ऑलवेज स्टोर्ड इन ऑर्डर। तो एरे के जितने एलिमेंट होते हैं किस ऑर्डर में स्टोर होते हैं? एरे के सभी एलिमेंट सिक्वेंशियल ऑर्डर में स्टोर होता है, इसका ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 4.2 द वैल्यू ऑब्टेन इन द फंक्शन इज गिवन बैक टू मैन बाय यूजिंग कीवर्ड। मैन फंक्शन को वैल्यू रिटर्न होकर किस कीवर्ड के थ्रू मिलती है? तो जब भी कोई फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करके मैन फंक्शन में वापस भेजता है तो इसके लिए हम रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं, इसका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4.3 बाय डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास ऑफ लोकल वेरिएबल इज। लोकल वेरिएबल के लिए बाय डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास क्या होती है? तो जब भी हम कोई लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उस टाइम अगर हमने वहां पर कोई भी स्टोरेज क्लास मेंशन नहीं की है तो बाय डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास ऑटो होती है, इसका ऑप्शन के होगा। क्वेश्चन नंबर 4.4 लूप कैन बी टर्मिनेटेड यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट। तो हम इनफाइनाइट लूप को किससे टर्मिनेट कर सकते हैं? ब्रेक स्टेटमेंट से टर्मिनेट कर सकते हैं, इसका ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 4.6 वेरिएबल्स दैट आर अलाइव एंड एक्टिव थ्रू आउट द प्रोग्राम आर कॉल्ड वेरिएबल्स। ऐसे कौन से वेरिएबल्स होते हैं जो पूरे प्रोग्राम में एक्टिव और अलाइव रहते हैं? तो ग्लोबल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जो पूरे प्रोग्राम में एक्टिव रहते हैं, इसका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4.7 इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप। तो हमारे पास 3 लूप होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, जिसमें फॉर लूप और वाइल लूप को हम एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं और डू वाइल लूप को हम एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं, तो इसलिए इसका आंसर होगा ई ऑप्शन, डू वाइल लूप। क्वेश्चन नंबर 4.8 अ पॉइंटर दैट डज नॉट पॉइंट टू एनी डेटा ऑब्जेक्ट इज। इस क्वेश्चन में पूछा गया है ऐसा कौन सा पॉइंटर है जो किसी भी टाइप के डेटा को पॉइंट नहीं करता है? तो नल पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर होता है जो किसी भी प्रकार के डेटा को पॉइंट नहीं करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा जी, नल पॉइंटर। क्वेश्चन नंबर 4.9 द कंडीशनल ऑपरेटर इज अ। कंडीशनल ऑपरेटर को हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं और सिलेक्टिव ऑपरेटर भी बोलते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन होगा एच। क्वेश्चन नंबर 4.10 इन ऑल एलिमेंट्स आर स्टोर इन द सेम मेमोरी लोकेशन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस डेटा टाइप की हेल्प से हम एलिमेंट्स को सेम मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर सकते हैं? तो यूनियन की हेल्प से हम एलिमेंट्स को सेम मेमोरी लोकेशन पर स्टोर कर सकते हैं, इसका ऑप्शन होगा एफ।